आज हम पढ़ेंगे बेल को, जो कि सीआरपीसी के अंदर मेंशन है 496, 497, 498। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन 3 सेक्शंस के ऊपर आपकी ग्रिप का, आपके नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रायल के अंदर आपका जो क्लाइंट है, आपकी जो पार्टी है, वो आपसे बेल की रिक्वेस्ट इस्तदा ज़रूर करेगी कि जी वकील साहब हमें बेल लेकर दे। और अगर आप जज हैं तो हर वकील आपसे बेल की इस्तदा करेगा। तो इन 3 सेक्शंस के ऊपर आपकी ग्रिप का होना बतौर लॉयर, बतौर जज, बतौर लॉ स्टूडेंट खासी अहमियत का हामिल है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा मैं, कुछ जजमेंट्स का रेफरेंस भी करूंगा यहाँ पर, प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल के ऊपर, और प्रोटेक्टिव बेल्स क्या होती हैं, किस तरह से आप ले सकते हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल कैसे ली जा सकती है, किन सूरतों में। तो ये चीज़ें भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सीआरपीसी सेक्शन 496 से 498 तक के जो सेक्शन है 498 सब सेक्शन ए को भी इसी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर बेल। बेसिकली अगर हम बेल की थ्योरी को पढ़ें तो लॉ बेल के अंदर हमें बहुत सारी एक्सेप्शन और नरमी फराहम करता है। तो अगर हम उस नरमी को मद्देनज़र रखें तो बेल इज़ योर इनहेरिटेंट राइट। लॉ कहता है कि कानून का मकसद किसी शख्स को बार करना या सलाखों के पीछे रखना हरगिज़ नहीं है। कानून का मकसद है कि सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को सोसाइटी से कट ऑफ रखना, ताकि वो सोसाइटी में रहकर अमन व अमान को ख़राब न कर सके। लेकिन किसी शक की सूरत में, किसी बेनिफिट ऑफ डाउट की सूरत में, औरत जेंडर की सूरत में, अगर औरत है, बच्चा है, इंसेंस है, अनसाउंड माइंडेड है, इल है, बीमार है, तो इन सूरतों के अंदर आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ भी दे सकते हो, जो कि जनरली आम पर्सन को रिलीफ नहीं मिल सकता। तो बेसिकली जो बेल है ये हमें एज ए इनहेरिटेंट राइट के तौर के ऊपर मिलती है कि अगर थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो गया तो बंदे को जेल से बाहर निकाल दो, जेल में रख के उसको अजियत ना दो। उसकी रेप्यूट का मसला है, उसकी इज्जत का मसला है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है। जनरली बेल के अंदर हम 3 तरह की ग्राउंड्स के ऊपर बात करते हैं कि जी पहली, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल करता है ये जुर्म। सेकंड, ये बंदा जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, इसने इससे पहले कोई जुर्म नहीं किया। और थर्ड, ये जो जुर्म है चाहे नॉन बेलेबल है लेकिन इसके अंदर ये फर्दर इंक्वायरी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है, जिससे अभी तक की जो रिपोर्ट है, FIR है, उसके अंदर बंदा नॉमिनेट नहीं है, उसके अंदर बंदा अननाउन है, या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर बंदा नॉमिनेट किया गया है। तो ऐसी सूरतों में जो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है, जिनके अंदर जनरली जो लॉयर्स हैं वो 3 तरह की आम तौर पर प्ली लेते हैं। बाकी भी और बहुत सारी प्लीज हैं, वो केस को पढ़ने के बाद एक कॉम्पिटेंट वकील इस पॉइंट पर पहुंचता है कि ये प्ली सबसे स्ट्रांग है और इस केस के अंदर मैं अपने क्लाइंट को बेल करवा सकता हूं। जैसे कि मेरा अपील का लेक्चर भी अपलोड हुआ, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी इस तरह के जुराइम हैं जहां पर अगर एक मखसूस एक सज़ा का 1/3 या 1/4 मुलजम ने जेल में गुजार लिया हो तो उसको रिलीज़ किया जाना अकॉर्डिंग लॉ ज़रूरी होता है। सेम ऐसे ही कंडीशंस बेल के अंदर भी हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने क्लाइंट को एक बेहतर और मौसर रिलीफ नहीं दिला सकते। तो आपका उन लॉज के ऊपर ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने क्लाइंट को, आप अपने जिसके आप काउंसिल हैं, जिससे आपने फ़ीस ली है, उसको एक बेहतर इंसाफ और उसको एक बेहतर सोर्स ऑफ जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 496। तो जनरली बेल की हम 3 तरह से प्ली लेते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट की सूरत में भी प्ली ले लेते हैं, प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं, या प्रीवियसली ऑफेंडर नहीं, या हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, या फर्दरनेस ऑफ इंक्वायरी रिक्वायर है यहाँ पर, फर्दरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है यहाँ पर। और ये जो जुर्म है ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल करता है, प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल नहीं करता, यानी कि इसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा नहीं, 10 साल से कम है, और सर्कमस्टांसिस के अंदर बेनिफिट ऑफ और सर्कमस्टांसिस के अंदर बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी और प्लीज भी हैं जो कि हम केस को पढ़ने के बाद डिटरमाइन करते हैं। एज ए सेक्शन स्टार्ट करते हैं 496। इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन, किन केसेस में बेल ली जा सकती है, जो कि जनरली जो बेलेबल ऑफेंस है वहाँ पर बेल ली जा सकती है। व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा किसी जुर्म के अंदर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसकी बेल कोर्ट
या ऑफिसर इंचार्ज, जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होगा, जिसको हम जुबान ज़दा में SHO कहते हैं, वो बेल ले सकता है। लेकिन आमतौर पर पुलिस वाले बेल नहीं लेते। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो पुलिस वाले बेहतर बता सकते हैं, मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। लिहाजा लेकिन पुलिस ऑफिसर बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल ले सकता है, चाहे श्योरिटी बॉन्ड लेकर या विदाउट श्योरिटी बॉन्ड लेकर। इन पर्सन किसी की श्योरिटी ले ले, कोई ऐसी प्रॉपर्टी मचलके की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में कोई श्योरिटी ले ले, या व्हाट्सएवर जो वो मुनासिब समझे कि जुर्म की नोयत ऐसी है, इस जुर्म में इस हद तक अगर इसको हम बार करते हैं तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना रहेगा या कोर्ट के अंदर पेश होता रहेगा। तो जनरली हर बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल ली जा सकती है। एक प्रजम्पशन ये अटैच है कि जी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, नो। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर असल में जैसे कि मैं अपने बहुत सारे लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम वुकला का काम अल्फाजों के साथ खेलना होता है, अल्फाजों की इंटरप्रिटेशन करना है। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है शेल, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट, किसी भी कोर्ट के सामने कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी मुकाम पर स्टेज पर चल रही है, टू गिव अ बेल, बेल देगी, सच पर्सन शेल बी रिलीज ऑन बेल, और वो शख्स शेल भी होगा। अगर मे भी होता तो कहा जा सकता था कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, चाहे बेल दे या ना दे, लेकिन यहाँ पर वर्ड है शेल बी, रिलीज होगा बेल के ऊपर। तो लिहाजा बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं रोकी जा सकती। हाँ, ये डाउट ना हो कि ये बेलेबल ऑफेंस इन रिगार्डिंग ऑफ अमाउंट नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बदल सकता है, तो ऐसी सूरत में उसको बेल दी जा सकती है। अगला सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 497। ये मैं सारा सेक्शन पढ़ के आपको बताऊंगा ताकि इसके अंदर कोई भी क्रिटिक्स पॉइंट और क्रिटिकल एनालिसिस रह ना जाए, जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। When bail may be taken in case of non bailable offense, कब non bailable offense के अंदर बेल ली जा सकती है? When any person accused of any non bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appear, कोर्ट के सामने हाजिर हो, और is brought before the court, कोर्ट के सामने लाया गया हो, he may be released on bail but he shall not be released if there appear reasonable ground for believing that he has guilty ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ ऑफ 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर। अब यहाँ पर प्रोहिबिटरी क्लासेस कौन कौन सी हैं? इंप्रिजनमेंट ऑफ डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 ईयर, यानी कि 10 साल इससे ज्यादा की सजा या सजाए मौत अगर किसी जुर्म में है तो वहां पर उसको बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा। और ये बेनिफिट भी हो और ये कंफर्म भी हो कि इसी बंदे ने जुर्म किया है, जो अब तक की तफ्तीश या जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन या जो अब तक की गवाही सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली। तो प्रोहिबिटरी क्लॉज, एक तो हमें इस सेक्शन से प्रोहिबिटरी क्लॉज का पता चल गया कि प्रोहिबिटरी क्लॉज कौन सी होती है, 10 साल सजा वाले जुर्म या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले या डेथ इंप्रिजनमेंट वाले जो जुराइम है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल करेंगे। 10 साल से कम वाले जुराइम के अंदर अगर मुल्ज़म नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी लाया जाता है तो कोर्ट उसको बेल दे सकती है, कोर्ट को उसको बेल देनी चाहिए। सेकेंडली जो सेक्शन है ये सेक्शन पोस्ट अरेस्ट बेल से डील करता है। आफ्टर अरेस्ट यानी कि एक शख्स को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने लाया जाता है। इसकी कुछ आगे फर्दरस 5 इकसाम हैं, उनको भी पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट मेड एट एनी पर्सन एट द एज ऑफ 16 ईयर, एक और प्रोहिबिटरी क्लॉज आ गई कि अगर एज ऑफ 16 ईयर है और एनी वुमन कोई औरत है और एनी सक और इल कोई ऐसा बीमार कोई लाचार शख्स है, पर्सन अक्यूज ऑफ सच ऑफेंस शैल बी रिलीज। अगर कोई 16 साल से कम उम्र बच्चा है, 16 साल से कम उम्र बच्चा है, औरत है, बीमार है, इल है या अनफिट है, तो ऐसे सूरत में बेल इन हीनियस ऑफेंस में भी दी जा सकती है। कौन से हीनियस ऑफेंस? जो प्रोहिबिटरी क्लॉजेज हैं, 10 साल, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ इंप्रिजनमेंट। प्रोवाइडेड फर्दर मजीद क्या बताया गया है? that a person accused of an offense aforesaid shall not be released on bail unless the prosecution has been given notice to show cause why he should not be so released। समझ आई इस बात की कि जो ऊपर बताया गया है अफोरसेड सेक्शंस के अंदर, वहां पर किसी भी शख्स को रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक के प्रोसिक्यूशन को शो कॉज नोटिस ना दे दिया जाए कि ये जो शख्स हमारे पास आया है, मीन टू से कोर्ट के पास आया है, इसको क्यों ना बेल पे रहा करना, इसको बेल पे क्यों रिहा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। यानी कि कोर्ट पूछती है कि भाई आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मवाद है, अदरवाइज हम इसको रिहा कर देते हैं। मतलब प्रोसिक्यूशन को नोटिस देना जरूरी है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कोर्ट की तरफ से। इसी सबसेक्शन 1 की मजीद फर्दरेंस प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द डिले ऑफ ट्रायल of the accused has been occasioned मुश्किलात हाजत बायस by an act of omission of the accused or any other person acting on his behalf direct that any person shall be released। अगर कोर्ट को लगे कि ट्रायल डिले हो रहा है और जुर्म इतना ज़्यादा हीनियस नहीं है तो वहाँ पर भी बेल रिलीज की जा सकती है। ट्रायल डिले कैसे हो रहा है? चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं हो रही,
पुलिस चालान सबमिट नहीं करवा रही या चालान सबमिट करवा रहा है, चालान सबमिट करवा दिया, फर्द जुर्म लग गया है लेकिन आगे एविडेंस नहीं आ रही, कोई वकील पेश नहीं हो रहा, तो इस सूरत में भी मुलजम को रिलीज किया जा सकता है जो नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में है। इसकी आगे सब काइंड हैं इसी प्रोवाइडेड फर्दर की। एक हु बीइंग अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि किन केसेस में उसको रिलीज किया जा सकता है ये बताया गया है और कैसे किया जा सकता है। हु बीइंग अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, जो ऐसा जुर्म जो पनिशेबल डेथ नहीं है, हैज बीन डिटेन ऑफ सच ऑफेंस फॉर द कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, जिस ऐसा जुर्म जो पनिशेबल विद डेथ नहीं, जिसके अंदर सजाए मौत नहीं है और उस जुर्म के ट्रायल में मुलजम कंटिन्यूसली 1 साल, यानी कि ये नहीं है कि एक बार 6 माह रहा, फिर 5 माह रहा, फिर 2 माह रहा, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली 1 साल से जेल के अंदर है तो उसको बेल पर रिलीज किया जा सकता है श्योरिटी बॉन्ड लेकर। अगर औरत है तो औरत 6 मंथ से कैद है, डिटेन है, तो उसको भी रिलीज किया जा सकता है। और ऐसी केसेस में जहां पर ट्रायल कंक्लूड अभी नहीं हुआ या बहुत जल्द कंक्लूड होने का चांस भी नहीं, और पनिशेबल विद डेथ के अंदर भी है जहां पर कंटिन्यूसली 2 साल से कोई शख्स जेल में है और उसका ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ और वो ट्रायल कत्ल का है या ऐसा जुर्म जिसके अंदर पनिशेबल डेथ है और उसका जल्दी कंक्लूड होना भी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, तो वहां पर भी अक्यूज को रिलीज किया जा सकता है श्योरिटी लेकर। और वहां पर अगर अक्यूज औरत है तो वो अगर 1 साल से कंटिन्यूसली जेल के अंदर है तो उसको भी बेल पे रिलीज किया जा सकता है। इसी की फिर फर्दरनेस प्रोवाइडेड आगे, provided further that the previous conviction of foregoing previous shall not apply to the previous convicted, ऐसे जुर्म जिनकी प्रीवियस कन्विक्शन है ये जुर्म उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और ऐसे जुर्म जिसके अंदर मुलजम की प्रीवियस कन्विक्शन है तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। और ये सेक्शन उन मुजरमान के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा जो प्रीवियसली कन्विक्टेड थे, जिनको पुरानी सजा, यानी कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। और कोर्ट अगर देखेंगे क्या ये शख्स हिंड्रेड है, डेस्परेट है और डेंजरस है फॉर ह्यूमन सोसाइटी, अगर इंसानी सोसाइटी के लिए शख्स डेस्परेट है, डेंजरस है, खतरनाक है, ये शख्स, इस शख्स को बाहर नहीं आना चाहिए, इससे जो जुर्म किया है वो इस नौयत का है जिससे सोसाइटी में खौफ और हरास फैला, तो इस सूरत में भी उस मुजरम को रिलीज नहीं किया जा सकता। सेकंड सब सेक्शन है 497 का, इफ इट अपीयर्स सच ऑफेंस ऑफ कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल एज अ केस में बी दैट देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज हैज कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर एक केस आया कोर्ट के पास और कोर्ट को प्रेमा फिशाई लग रहा है कि ये जुर्म नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कमिट नहीं हुआ, जो इसे जुर्म किया है, थप्पड़ मारा है, इसने पिस्टल नहीं उसके सर के अंदर मारा, या कोई ऐसी जो है वो ऐसी जरब नहीं मारी जिससे उसकी मौत वाक़या हो सकती थी, थप्पड़ मारा है, थप्पड़ से कौन सी मौत वाक़या होगी। लेकिन मदई ये कह रहा है कि जी मुझे इसने मेरे सर में हथौड़ा मारा या व्हाट्सएवर, हालांकि उसने मुक्का मारा होगा। तो ऐसे जुराइम जहां पर कोर्ट को ये लगे कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं हो सकते, तो वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट की सूरत में मुलजम को बेल दी जा सकती है। थर्ड इसकी जो काइंड है, सब सेक्शन थर्ड जो है, एन ऑफिसर और कोर्ट रिलीज एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग इट्स रीजन फॉर सो डूइंग। कोर्ट जिस शख्स को भी या ऑफिसर इंचार्ज जिस शख्स को भी बेल पर रिलीज करेगा उसको इन राइटिंग लिखेगा कि उसने ये क्यों किया। Subsection 4, if at any time after the conclusion of the trial of person accused of non-bailable offence, non-bailable offence के ऊपर किसी भी वक्त या ट्रायल कंक्लूड होने के बाद या किसी भी वक्त offence before judgment अनाउंस करने से पहले deliver the court is of opinion that such offence, the court is of opinion that there are reasonable ground for believing that accused is not guilty। अगर कोर्ट को reasonable ground के ऊपर ये फील हो कि अक्यूज गिल्टी नहीं है, ट्रायल चल रहा है या जजमेंट अनाउंस करने से पहले किसी भी स्टेज पर, तो कोर्ट उस मुलजम को रिलीज कर सकती है बेल के ऊपर। और ये जरूरी नहीं कि उसे श्योरिटी ली जाए, विदाउट श्योरिटी भी उसको आप रिलीज कर सकते हो कि जी लाजमी नहीं कि आप जजमेंट सुनने के लिए, और जब कोर्ट को यकीन हो कि ये बंदे ने जुर्म नहीं किया। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब काइंड सबसेक्शन 497 मेन सेक्शन का, अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इन द केस ऑफ पर्सन रिलीज बाई इटसेल्फ, किसी भी शख्स को वो बजाते खुद भी, बाई एनी अदर कोर्ट, किसी दूसरी कोर्ट, बाई एनी अदर कोर्ट में काज एनी पर्सन हु हैज रिलीज अंडर दिस सेक्शन टू बी अरेस्ट एंड मे कमिट हिम टू कस्टडी। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी किसी भी शख्स को रिलीज कर सकती हैं, कोई और कोर्ट भी, और हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या कोई भी कोर्ट किसी भी शख्स को दोबारा से भी अरेस्ट करवा सकती हैं और उसकी कस्टडी को अपने पास रख सकती हैं किसी भी सूरत में। अच्छा, एक और चीज़ आपने गौर से इस सेक्शन में अगर सुनी हो, वो ये कि बेल के लिए, स्पेशली प्री अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए, मुलजम का अदालत में होना ज़रूरी है। जैसे कि कोर्ट के सामने लाया गया, अपीयर हुआ, पेश हुआ कोर्ट के सामने,
तो अदालत में पेश होना मुल्ज़म का ज़रूरी है, बगैर पेश हुए बेल नहीं दी जा सकती। अब में से बहुत सारे मेरे इस तरह के लर्न काउंसल्स हैं, मेरे दोस्त कॉलीग्स हैं, जजेस हैं, वो कहेंगे कि जी कुछ ऐसे केसेस में मुल्ज़मान कोर्ट्स में पेश नहीं हुए, तो क्या मुझे उनका पता नहीं? मुझे उनका पता है, बट एक्सेप्शन और ऑलवेज दे आर। हमारा काम लॉ की सुपीरियरिटी के ऊपर बात करना है, लॉ की वीकनेस के ऊपर बात नहीं करना। वो एक्सेप्शंस थे, किन सर्किमस्टांसेस, उनके सर्किमस्टांसेस डिफरेंट थे, उनकी सिचुएशन, उनके जजमेंट ऑर्डर्स डिफरेंट थे, लेकिन जो लॉ है वो ये कि किसी भी मुल्ज़म को बेल लेने के लिए कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। अगला सेक्शन 498 डील करता है प्री अरेस्ट बेल से, यानी कि गिरफ्तारी से पहले। इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी अमीन साहब की एक जजमेंट है और हाई कोर्ट के फुल बेंच की भी इसके ऊपर जजमेंट है। तो 498 के ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पर प्री अरेस्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन क्रिटिक्स के ऊपर हम जाएंगे, लॉजिक्स के जरिए हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर यहां पर प्री अरेस्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो फिर प्री अरेस्ट की बेलें क्यों दी जाती हैं इन सेक्शंस के ऊपर। तो देखिए, कोई एक चीज समझने वाली है इस सेक्शन में बड़ी डेप्थ के अंदर, उसको जरूर सुनिएगा, दोबारा को नहीं समझाएगा, ये गौर से देखिएगा। इस सेक्शन के ऊपर दोबारा से मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि डिटेल सेक्शंस है, हमें आगे भी चलना है, तो अभी गौर से सुन लीजिएगा। इसकी वर्डिंग पढ़ने लगा हूं। 498 पावर टू डायरेक्ट एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ बेल। द अमाउंट ऑफ एवरी बाउंड एग्जीक्यूट अंडर दिस चैप्टर shall be with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive, and the High Court or Court of Session may in any case, whether here be an appeal or conviction or not, direct that any person to be admitted to bail or that the bail required by police officer or magistrate be reduced। गौर से सुनिएगा, पिछले हमने जो 2 सेक्शंस पढ़े हैं वहां पर जो वर्ड आ रहा था वो क्या था? वो वर्ड क्या था? रिलीज ऑन बेल, रिलीज करना, छोड़ना, रिहा करना। अब हम रिलीज के क्रिटिक्स के ऊपर जाते हैं। क्या रिलीज कब किया जाएगा? अब मैं यहां पर अपने ऑफिस में बैठा हूं, अपनी मर्जी से बैठा हूं, जब दिल करे मैं यहां से चला जाऊं, तो क्या मेरा यहां से जाना रिलीज होगा? नो। रिलीज कब किया जाएगा? जब किसी शख्स को अरेस्ट किया जाएगा। रिलीज कब किया जाएगा? जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। रिलीज कब किया जाएगा? जब किसी शख्स को डिटेन किया जाएगा, कहीं पर बंद किया जाएगा। तो वहां पर दोनों सेक्शन में वर्ड यूज हुआ है रिलीज का, कि उस शख्स को रिलीज किया गया गिरफ्तारी से, डिटेंशन से, अरेस्ट से। यहां पर वर्ड रिलीज नहीं आया, गौर से देखिएगा, यहां पर वर्ड आया है एडमिशन टू बेल, यानी कि मानना उसकी बेल को, उसकी जमानत को। एडमिशन कब होगा? जब एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ और कोर्ट में आता है रिलीफ लेने के लिए कि जनाब मेरे ऊपर ये एफआईआर हो गई है और मेरी रेप्यूट को खतरा है, मैं इस जुर्म में इन्वॉल्व नहीं, मैंने जुर्म नहीं किया, ये बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स हैं जो मुझे मिल सकते हैं, तो लिहाजा मेरी बेल ग्रांट की जाए, मुझे बेल मिलनी चाहिए। तो जब बेनिफिट ऑफ डाउट या वो कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस उसका वकील दिखाता है, तो कोर्ट उसको गिरफ्तार होने से पहले ही जो एडमिट करती है उसके बेल को, ठीक है आप बात ठीक कर रहे हैं, हम आपको बेल देते हैं फलां टाइम तक, फलां दिन तक, या फलां दिनों के इंटरम या एड इंटरम या व्हाट्सएवर। यहां पर वर्ड यूज हुआ है एडमिट टू बेल, यानी कि गिरफ्तार होने से पहले ही उसकी बेल को एडमिट कर लेगा। वहां पर वर्ड यूज हुआ था रिलीज ऑन बेल, यानी कि बेल पर उसको रिलीज कर दिया। रिलीज कब किया जाता है? जब गिरफ्तार किया जाए। एडमिट कब किया जाता है? जब उसको गिरफ्तार किया ही नहीं गया, गिरफ्तारी से पहले ही वो बेल मांगने के लिए आया कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मुझे आजादी से रहने दिया जाए। तो अदालत जब उसकी इस्तदा को मानती है तो डेट इज कॉल्ड एडमिट टू बेल। और जब वो गिरफ्तार है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के पास आता है कि मुझे जमानत पर रिहा किया जाए, तो डेट इज कॉल्ड रिलीज ऑन बेल। गौर से समझ लीजिएगा इस सेक्शन को। अगला सेक्शन है 498 सब सेक्शन ए, नो बेल टू बी ग्रांटेड अ पर्सन इन कस्टडी और कोर्ट और अगेंस्ट होम इज नो केस इज रजिस्टर्ड। किसी भी शख्स को बेल नहीं दी जाएगी जो कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, कोर्ट की कस्टडी में नहीं है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि लोग बगैर एफआईआर के पहुंच जाते हैं कि जनाब मेरे ऊपर ये एफआईआर होने वाली है, तो दरअसल बेल आपको उस सेक्शन के अगेंस्ट दी जाएगी जो सेक्शन आपके ऊपर फर्द जुर्म आपके ऊपर या जुर्म आपके ऊपर लगा है। अदरवाइज अब आप किस चीज की बेल लोगे? कत्ल की बेल लोगे, चोरी की बेल लोगे, डकैती की बेल? क्या एफआईआर होगी भाई? आप बता दीजिए मेरे खिलाफ एफआईआर होगी 324 की, तो मुझे बेल दे दी जाए। और मान लो अगर कोर्ट आपको बेल दे दे और आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए 302 की, तो फिर बेल तो आपने 324 में ली थी, तो लिहाजा जो बेल है वो आपको उस लॉ के अगेंस्ट दी जाएगी जो लॉ आपके ऊपर लगाया गया है, पीनल लॉ, क्रिमिनल लॉ जो आपके ऊपर लगाया गया। तो जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, तब तक बेल की इस्तदाद नहीं की जा सकती। अगले सेक्शन बेल बाउंड्स के मुतालिक हैं, उनको नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे। अगर आप अभी तक मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं तो आपके शौक की तो दाद देनी पड़ेगी, आपके ज़ौक़ को भी सलाम करना पड़ेगा। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।